नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं उस खबर से जिस पर देश भर की निगाहें पिछले 17 दिनों से टिकी हुई हैं। वो 41 जिंदगियां जो पिछले 17 दिनों से सुरंग में फंसी हुई हैं, वो आज बाहर आ रही हैं। बहुत बड़ा दिन है, लंबा इंतजार, जटिल प्रक्रिया, कई नाकामियों से गुजरा है ये पूरा ऑपरेशन और अब बस यही उम्मीद कि सभी की सेहत बिल्कुल ठीक हो और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। आखिरी वक्त में कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं की जा रही है। पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और सावधानी भी यहाँ पर पूरी बढ़ती जा रही है। वो पल कभी भी आ सकता है जब मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। सिलकियारा बड़कोट सुरंग है ये और इसमें मजदूर काम कर रहे थे और अचानक मलबा आ गिरा और इतना भारी ये मलबा था कि वहां पर मजदूर इस सुरंग में फंस गए और अब तमाम कोशिशों के बाद मजदूर बाहर निकलेंगे। बहुत लंबा वक्त होता है, 17 दिनों का बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने काटा है और शुरुआत के करीब 10 दिन ऐसे थे जब उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं मिला था। ऑक्सीजन की भी वहां पर बेहद कमी रही है। तो अब सारी तैयारियां कर ली गई हैं मजदूरों को निकालने की। एम्बुलेंस भी तैयार है, डॉक्टरों की टीमें भी तैयार हैं, एनडीआरएफ की टीमें टनल में पहुंची हुई हैं और एक एक करके मजदूरों को निकाला जाएगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ अनूप नौटियाल साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर रावत और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा। सबसे पहले हम चल रहे हैं किशोर रावत के पास। किशोर, अब सभी को इंतजार है उन तस्वीरों का जो मजदूरों को बाहर निकलते सभी लोग देखना चाहते हैं। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां पर, बताएं। बिल्कुल, अभी जो मेडिक्स, एम्बुलेंस और उसके साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो बाहर स्टैंड बाय में रखे गए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी टनल के अंदर मौजूद है। वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं, आर्मी की भी टीमें हैं और जो अपडेट ये है कि पाइप जो था वो आर पार हो चुका है मलबे से और एक कामयाबी बड़ी हासिल कर ली गई है और जल्द ही उनको बाहर निकाला जाएगा। और मुख्यमंत्री कम से कम वहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं उनको रिसीव करेंगे, उनको बातचीत करेंगे और उनको एक तरह से मॉरल सपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद है। और मुख्यमंत्री का खुद वहाँ रहना जो इस बात को साबित करता है कि ऑपरेशन कितना टफ था। और जो तस्वीरें हैं उस तस्वीरों को देखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें है कि जब वो बाहर आएंगे वो उनके परिजनों के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चूंकि यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी और जर्नलिस्ट भी आए थे, हम खुद यहाँ पर पहले दिन से यानी संडे से जिस दिन ये फंसे थे उसी दिन से यहाँ मौजूद थे। तो हमें भी वो तस्वीरें यानी वो पल का इंतजार है जब वो जो 41 लोग हैं 17 दिन बाद अंदर से बाहर आएंगे। और सारे देश यही देखना चाहता है, क्योंकि लोगों ने दुआएं पढ़ी है, प्रार्थनाएं करी है और भगवान से यही चाहा है कि उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। जिनके अपने हैं वो तो लगातार इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जिनके अपने नहीं हैं, मानवता के नजरिए से यहाँ पे स्थानीय लोग आए थे, बुजुर्ग महिलाएं आती, वो लगातार इस बात को कर रही थी कि वो कम से कम बाहर आ जाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो सभी इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले, मशीन लेके आने वाले, ट्रक ड्राइवर्स, मशीन चलाने वाले, इसके अलावा जो अंदर तमाम लोग मौजूद थे इसके और जो भी जिसका भी सहयोग इसमें रहा, सभी इस पल का इंतजार कर रहे थे और संभवतः वो पल आ चुका है। अब बहुत जल्द ही वो कभी भी अगले कुछ घंटों में कभी भी वो बाहर आ सकते हैं और एम्बुलेंस यहाँ पर लगी है, उनके परिजनों को बुला लिया गया है और ये कहा गया है कि आप इनके साथ हॉस्पिटल जाएंगे। कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूँ किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक फंसे हुए मजदूर जो हैं 41 मजदूरों में से संतोष हैं और उनकी पत्नी अनारकली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनारकली जी, शुक्रिया, आपने बातचीत करने का वक्त निकाला। बहुत मुश्किल भरा रहा होगा ये वक्त, लेकिन अब तो खबर आप तक पहुंच गई होगी कि कुछ ही देर में सभी लोग बाहर आने वाले हैं। जी, क्या बातचीत हुई आपकी, क्या जानकारी मिली आपको? जैसे कि मैं फोन अभी किए थे तब वो लोग कह रहे थे कि 4-5 लोग निकल गए हैं। अच्छा, आपको ये जानकारी मिली है कि 4-5 लोग निकल गए हैं? जी, क्या संतोष जी उसमें हैं जो निकले हैं कुछ लोग अभी? नहीं, अभी अंदर ही है वो लोग। जी, आपको कब पता चला अनारकली जी कि इतने सारे लोग जो हैं वो सुरंग में फंस गए हैं? जैसे कि मैं 11 तारीख को जी बताएं।
जी, 11 तारीख को आपको फोन आया था? तब वहाँ से बता रहे थे कि दूध गिर गया है, वहाँ पे अंदर आदमी फंस गए हैं, कैसे निकाले। तब हम लोगों को परेशानी हो रही थी कि अब क्या करें, कैसे निकलेंगे वो लोग। बिल्कुल, बहुत मुश्किल और चिंता भरे रहे हैं ये दिन आप सभी लोगों के लिए, सभी परिवारों के लिए। आपकी इस बीच में संतोष जी से बात हो पाई है? जब फोन लाइन चालू की गई है या बात करवाई गई है तब आपकी बात हुई? जी मैम, कल ही हुई थी बात, थोड़ी मतलब वो टोकी द्वारा। क्या बातचीत हुई तब आपकी? वो कह रहे थे कि हम लोग ठीक हैं, 2-3 दिन में निकल जाएंगे, आप लोग मतलब चिंता मत कीजिए। जी, तो उनसे बात करके आपने पूरे परिवार को जब बताया तो थोड़ी सी राहत मिली कि वो सुरक्षित हैं और अब जल्द बाहर आने वाले हैं? जी, राहत तो मिली, बहुत सुकून मिला मैम। बिल्कुल, और ये पिछले दिन बहुत ही मुश्किलों भरे अनारकली जी रहे होंगे आपके पूरे परिवार के लिए? जी। और अब आज क्या लग रहा है, आज के बारे में बताएं। अब जब शायद बहुत कम वक्त बचा है जब सभी लोग बाहर आ जाएंगे। आज तो बाहर आ जाएंगे तो खुशी का मोल रहेगा मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनारकली जी। और हम भी बस यही दुआ कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं और सबकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे और आप लोग जल्द अपने परिवार वालों से मिलें। और वो लोग भी लंबा इंतजार कर रहे हैं। किशोर हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, अभी आप भी सुन रहे होंगे जो संतोष एक मजदूर हैं, उनकी पत्नी की बातचीत हम यहाँ पर कर रहे थे। तो बहुत बड़ी एक राहत आज परिवारों को मिलने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 17 दिन कटे हैं बहुत ही भारी रहे हैं वो इन सभी के लिए। बिल्कुल, जिस दिन दिवाली थी और लोग तैयारी कर रहे थे दिवाली की, और सबसे बड़ा त्यौहार रहता है उसमें पूरा देश तैयारी कर रहा था और सभी के घरों में शाम की तैयारी चल रही थी। तो जैसे ही ये खबर आती है तो वो 41 परिवार जिनके लोग अंदर फंसे हैं, शायद उनके लिए आज दिवाली है। चूंकि आज ये लोग बाहर आए तो हो सकता है कि वो जो 17 दिन गुजरे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी दिन होंगे। उनकी जो मनोस्थिति है, उनके परिवार वालों की स्थिति है, वो वही जानते हैं क्योंकि उनके अपने अंदर फंसे हैं। लेकिन ये कहना बेहद ठीक होगा और शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज उनकी दिवाली है। आज वो शायद अपने घरों में दिए जलाएंगे और इस बात की खुशी मनाएंगे कि कम से कम उनके जो परिवार के लोग हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, तो कम से कम ये लोग आज बाहर आ रहे हैं और उनके जो परिजन, उनके घरों से जो परिजन आ रखे हैं वो उनके साथ रहेंगे। एक बात और है कि जो जिस तरीके से अभी ये बातें सामने आ रही थी कि उनसे बातचीत हो रही थी, जो एक संतोष व्यक्ति है, उनका वर्कर है, उनकी पत्नी से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लोग मौजूद थे, एक 3 साल का अपना 3 महीने का, माफ कीजिएगा 3 महीने का बच्चा जिस तरीके से छोड़ के आ रहे, एक बड़ी बात है कि अपने यहाँ पर पति की तलाश में यहाँ पहुंचे। और इतनी सर्दी हो रही है जहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, जहाँ पर टेम्परेचर इतना डाउन है कि शाम होते होते यहाँ से लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जर्नलिस्ट, मीडियाकर्मी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले होते हैं वही मौजूद होते हैं और उनके साथ उनके परिवार वाले जो इंतजार कर रहे हैं इस टनल को देखते देखते 17 दिन गुजर गए उनको कि कब वहाँ से बाहर आएंगे। और वो पल आज है और आज मंगलवार का दिन है और मंगल दिन है। और कम से कम जिस बात का इंतजार 17 दिन से पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही थी, उनके परिवार वाले कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन वाले जो लोग लगे थे वो कर रहे थे। और अंदर 41 लोग, शायद हो सकता है कि उनके पास इस बात की जानकारी होगी कि कितने दिन गुजरे, कौन सा समय गुजरा, लेकिन जब वो बाहर आएंगे उनको पता लगेगा कि इतने दिन गुजर चुके हैं और इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। बाहर के लोग इतने चिंतित थे, तो शायद उनके लिए ये दिन, आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। जी बिल्कुल किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ अनूप नौटियाल साहब भी जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता, और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा भी हैं। सुशील, पहले मैं आपके पास ही यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह का ये ऑपरेशन अब तक रहा है सुशील, ये अपने आप में बहुत अलग और एक अनूठा है। जिस तरह से सारे विकल्पों को क्योंकि देखना पड़ा, क्योंकि जब आप एक कोशिश कर रहे थे तो वो नाकाम हो रही थी, दूसरी कोशिश नाकाम हो रही थी। मशीनें यहाँ पर शुरुआत में बहुत मददगार साबित नहीं हुई, लेकिन फिर ऑगर मशीन ने बहुत अंदर तक जाकर भीतर तक पहुंचने में मदद की, हालांकि उसकी भी ब्लेड्स टूट गए। तो ये अपने आप में बहुत ही अनोखा ऑपरेशन है और अब जैसे ये सफल होने जा रहा है तो एक राहत इन सभी एजेंसियों के लिए भी। जी देखिए, हिमालय जैसे इलाकों में जब आप काम करते हैं तो आपको कोई भी सरप्राइज़ मिल सकता है। इतने बड़े बुनियादी ढांचे से जुड़ी जो परियोजना है उसमें जब आप काम करते हैं, और वो भी जब इतनी संवेदनशील हो,
और जब पहली बार इस तरह की कोई बड़ी आपदा सामने आती है तो आपको नहीं पता होता, क्योंकि पहले से उसका ड्रिल नहीं होता, तो आपको नहीं मालूम कि आपको सबसे पहले क्या कर देना चाहिए। जो आपने सबसे पहला कदम उठाया हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आई, इसलिए थोड़ा सा इसमें देर भी हुई। दूसरा, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, एहतियात के साथ इस काम को आगे बढ़ाया गया। अंत भला तो सब भला, तो अब सब मजदूर सुरक्षित निकल आएंगे तो एक तरह से सब ठीक माना जाएगा। लेकिन सवाल फिर भी बने रहेंगे। हमारे साथ आपने बताया अनूप नौटियाल हैं, जो सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उत्तराखंड और हिमालय से जुड़े मुद्दों पर काफ़ी करीबी से नज़र रखते हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा हादसा हुआ और ये कहें कि अंत में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मजदूर अब सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं, आप इसको किस तरह देखेंगे? सुशील भाई, शुक्रिया कि आपने मुझे आज इनवाइट किया अपने शो में, आपने एनडीटीवी ने। तो जैसा आपने कहा कि अंत भला तो सब भला, तो वही एक बड़ी जो फीलिंग है वो रिलीफ की फीलिंग है, क्योंकि 17 दिन 16 रात और आज 17वां दिन है। तो लेकिन जो सवाल हैं वो अपनी जगह खड़े हुए हैं और बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। मैं अगर एक छोटे से ये एक बात से अपनी बात को शुरू करूं, जो कैरिंग कैपेसिटी की बात है। वैसे तो तमाम सवाल हैं, लेकिन अगर कैरिंग कैपेसिटी की हम बात करें, ये वर्ष 2023 की जब शुरुआत हुई और जोशीमठ का प्रकरण हम सबके सामने आया, तो उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम जोशीमठ में कैरिंग कैपेसिटी की स्टडीज कराएंगे। उसके बाद में समय जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ वक्त के लिए आपको रोकना चाहूंगी, एक बार वहीं चलते हैं। एग्जैक्ट स्थिति जो इस वक्त है, बिफोर एनीथिंग एल्स वी आर नियर ए ब्रेक थ्रू बट नॉट येट देयर। अब 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज्यादा 47.248 मीटर्स अंदर गए थे, और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज कैरिड ऑन। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको, उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ है इसके ऊपर, और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट, आई वुड से, कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग। और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं। पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अंदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा, और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक। तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है, जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा। इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है। सो वी आर नॉट इन एनी हरी, मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं। 4 सवा 4 बजे आपको बता रहे हैं ये कि ये स्थिति इस समय है। इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है, डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, बहुत बाधाएं आई हैं इसमें। बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान, ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जब जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है,
उस तजवीज़ को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसे ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है। आप देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे। कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थीं, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए। गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था। बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग। जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है, टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है। तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियन एयरफोर्स का काम, एनडीआरएफ का जो जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्व्ड विद। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है। और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें। राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ। तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं जो संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है और किस तरह से सभी एजेंसियां जो है वो लगातार इस काम में जुटी रही हैं और अब जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम सीधे अनूप नौटियाल साहब के पास चलते हैं। नौटियाल साहब, आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि यहाँ पर जो सवाल हैं वो अभी भी बने हुए हैं। भले ही अपने आप में बहुत अनूठा ऑपरेशन रहा, जिस तरह से 41 मजदूरों को निकालने के लिए पिछले 17 दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। अदिति जी, ब्रेक से पहले जो हम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। ब्रेक से पहले हम सवालों को लेकर बात कर रहे थे। पहली बात तो आज पूरा देश, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो 41 श्रमिक भाई हैं वो संभवतः कुछ ही देर में सुरंग से बाहर आएंगे। तो बहुत बड़ा दिन है आज पूरे देश के लिए। और सवालों पर आने से पहले मैं एक या दो अच्छे संजोग भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, ये जो पूरी जो दुर्घटना हुई थी, जो डिजास्टर हुआ था, ये 12 नवंबर की बात है। जैसे आप सब जानते हैं, दीपावली का पावन दिवस था और अगर दीपावली ना होती तो आज यहाँ पर सुरंग में ये अनुमान था कि लगभग 400 लोग उस सुरंग में होते। तो कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं, सिल्वर लाइनिंग भी अगर हम इस आपदा में तलाशें तो एक बड़ी सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये दुर्घटना हुई। खैर, बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन दीपावली के दिन हुई, क्योंकि लगभग 400 घंटे लोगों को हो चुके हैं यहाँ पर फंसे हुए। तो ये 400 लोग हो सकते। तो पहली तो एक बड़ी बात यह है कि कम से कम ये बात सामने आनी चाहिए। दूसरी एक और बहुत बड़ी जो कृपा रही है, जैसा कल भारी बरसात देश भर में हुई, लेकिन उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में अभी तक यहाँ पर बरसात वैसी नहीं हुई है। तो ये भी एक सुखद संकेत रहा है और हम सभी यही कामना कर रहे हैं, यही दुआएं मांग रहे हैं कि हमारे 41 भाई जल्द सुरंग से बाहर आएं। जहां तक सवालों का सवाल है, और उत्तराखंड पूरे हिमालय क्षेत्र को लेकर कई सवाल जो है सदैव रहते हैं। तो मैं एक सवाल का जो जिक्र कर रहा था वो कैरिंग कैपेसिटी का कर रहा था। 2023 में उत्तराखंड में कैरिंग कैपेसिटी या क्षमता धारण को लेकर उसको गाहे बगाहे खूब बातचीत हुई है। कैरिंग कैपेसिटी का जो पूरा मसला है, शायद उत्तराखंड में पहली बार 2023 में जोशीमठ की आपदा के बाद में इतनी प्रमुखता के साथ में उभरा है। मसला तो उभरा, लेकिन उस पर जिस गति से समाधान होने चाहिए था या आगे बढ़ना चाहिए था, उस किस्म की गति बिल्कुल देखने को नहीं मिली है।
लगभग 2 माह पूर्व सरकार ने 15 जो पहाड़ी हमारे जो छोटे शहर हैं उनको एक फेरिस्त भी सामने आई थी कि इन 15 शहरों में कैरिंग कैपेसिटी का आकलन होगा, लेकिन उसके बाद में भी कहीं कोई जानकारी नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है, हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इस आपदा के बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा करी है कि उत्तराखंड में जितनी सुरंगों का निर्माण हो रहा है हम उनका भी सेफ्टी ऑडिट कराएंगे। तो इस समय जब पूरा देश, उत्तराखंड राज्य, हम सभी जश्न के माहौल में हैं, क्योंकि ये सवाल जो हैं उत्तराखंड के लिए बहुत ही, उत्तराखंड के लिए पूरे हिमालयन क्षेत्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा हम सब जानते हैं आपदाओं का जो ग्राफ है वो वर्ष दर वर्ष बढ़ा है। आखिरी बात को बोल के मैं समाप्त करूंगा। 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में ही पूरे देश के हिमालयन क्षेत्र ने 5 बड़ी बड़ी, अगर हम उनको आपदाएं बोलें, अगर हम पूरे जोशीमठ प्रकरण को एक आपदा माने तो साल की शुरुआत वहां से हुई। जुलाई और अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जान माल का बड़ा भारी नुकसान हुआ। उसी के साथ में उत्तराखंड, उसको हम तीसरी कह सकते हैं, जो उत्तराखंड का मानसून जुलाई अगस्त का रहा। चौथी बड़ी जो दुर्घटना रही वो सिक्किम की इसी वर्ष की अक्टूबर की शुरुआत में, जब एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण तीस्ता बेसिन में भारी तबाही रही। और ये 5वां जो दुर्भाग्यवश जो सामने ये जो प्रकरण, दुविधा जो आपदा हम सबके सामने आई है। तो जैसा मैंने कहा, सबको मालूम है, सर्वविदित है कि इन आपदाओं का ग्राफ बड़ा है। आपदाओं के बाद में बात हमेशा होती है, लेकिन उसके बाद में गंभीरता कहीं नहीं दिखाई देती, और चीजें जो होती हैं ढाक के 3 पाँच जिसे हम कहते हैं, वापस दुनिया उसी ढर्रे पर चल जाती है। और जिस तरीके से काम होते आए हैं उसी मैं कहूँ उसी बिल्कुल कहीं कोई गंभीरता नहीं होती, कहीं कोई प्लानिंग नहीं होती, और फिर चीजें जो हैं वापस अपने पुराने ढर्रे पे लौट आती हैं। हर बार यही कामना की जाती है, इस बार भी यही कामना की जाएगी कि एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है और इस आपदा से सबक लेने का समय केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, राज्य सरकारों को भी है। बिल्कुल नौटियाल साहब, और ये जो उदाहरण आपने दिए हैं ये जिस तरह से वेकअप कॉल की तरह है, और अगर अभी भी हम नहीं जागे तो शायद आगे हमें इस तरह से बचने के मौके मिल भी पाएंगे या नहीं, ये भी कहना बहुत मुश्किल होगा। अभी थोड़ी देर पहले आई, ये चिन्याली सौड़ एयर स्ट्रिप की तस्वीर थी, हमने अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें देखी हैं, जहां एयरफोर्स का, हाँ ये तस्वीरें हैं एयरफोर्स का, ये जो हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर, ये उतरा है, और ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो अपने साथ काफ़ी लोगों को लेकर उड़ सकता है। तो ये अब संभावना लग रही है कि मज़दूरों को यहाँ से निकालने के बाद सीधे चिन्याली सौड़ ले जाया जाए और वहाँ से इस हेलीकॉप्टर में बिठाकर सीधे एम्स ऋषिकेश उनको लेकर जाया जाए। अभी देखना होगा कि ये हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स का यहाँ आया है तो इसकी मुख्य वजह क्या है, क्योंकि अब कोई भारी मशीनरी यहाँ पर आज नहीं पहुँचाई जानी थी। अभी तक भारी मशीनरी लाने के लिए बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये इस वक्त अगर यहाँ पहुँचा है तो पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ पहुँचा होगा कि वहाँ से मजदूर आएँ और बिल्कुल भी समय गंवाए बगैर उन्हें चिन्याली सौड़ ले जाने के बजाय जो यहाँ पर एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है उन्हें सीधे एम्स ऋषिकेश लाया जाए। लेकिन अभी इस पर स्पष्टता पूरी तरह से नहीं है। ये बड़ा हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। ये बात भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखना ये होगा कि किसकी सेहत कैसी है, किस मजदूर की जो बाहर निकाला जा रहा है उसके हिसाब से फिर फैसला लिया जाएगा कि किसे कहां तक लेकर जाना है। क्या चिन्याली सौड़ में ही इलाज हो जाएगा या एम्स ऋषिकेश तक भी ले जाना पड़ेगा, और उनका ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो भी एक बड़ा, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। डॉक्टर्स की टीम भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो लगातार तैनात है। तो यहाँ पर चाहे वो स्ट्रेचर हो, चाहे वो रस्सी हो, सारी चीजें जो है तैयार रखी गई हैं। दवाइयों का पूरा इंतजाम जो है वो रखा गया है ताकि जैसे ही मजदूर बाहर आते हैं सबसे पहले अभी प्राथमिकता उन्हें बाहर निकालने की, उनके बाहर निकालते ही प्राथमिकता जो है उनकी सेहत की हो जाएगी कि वो सभी सुरक्षित रहे, सेहतमंद रहे। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 17 दिनों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है और जो 41 मजदूर उत्तरकाशी के सिलकियारा के सुरंग में फंसे हुए हैं पिछले 17 दिनों से, वो अब धीरे धीरे करके बाहर आने लगेंगे। ये वो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो तैयारियां की गई हैं। तो ऑगर मशीन ने काफ़ी कुछ काम जो है भीतर तक पाइपों को भेजने का, अंदर घुसाने का, उसे पूरा कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसकी ब्लेड्स टूट जाते हैं और उसके बाद बाकी का जो रास्ता तय किया गया करीब 13 मीटर का, वो इंसानों के जरिए किया गया, रैट माइनिंग
माइनर्स जो हैं उनके जरिए किया गया। बहुत जटिल ये काम था क्योंकि बमुश्किल 3-3.25 फुट के ये चौड़े पाइप थे, उसमें एक इंसान का जाकर उस पाइप को भीतर तक धकेलना और बाकायदा वहाँ पर वेल्डिंग वगैरह करना, ये बहुत ही मुश्किल काम रहा है। सुशील, थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि जब ऑगर मशीन खराब हुई है उसके बाद किस प्रक्रिया को, किस विकल्प को अपनाया गया है मजदूरों तक पहुंचने के लिए? अदिति, लगभग 70% काम मशीन के द्वारा पूरा कर लिया गया था, लेकिन बाद में दिक्कत ये आ रही थी कि ऑगर मशीन चट्टान को या मिट्टी को काट कर तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई लोहा, सरिया, कोई खंबा, कोई इस तरह की चीज़ आ जाए तो उसको नहीं काट सकती, क्योंकि वो चट्टान काटने के लिए उसके ब्लेड्स बनी है। तो ये जब काट रही थी चट्टानों को तो इसके बीच में वो तमाम चीज़ें आई जो मेटल की थी, रॉड्स वगैरह जो टनल की लाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग में इस्तेमाल होती हैं, और उसकी वजह से इसकी ब्लेड 1-2 बार टूटी, फिर दोबारा इसको ठीक कर फिर लगाया गया, फिर टूट गई। तो जब ये समझ में आ गया कि आगे काफ़ी जाल पड़ा हुआ है इस तरह का लोहे के सरियों का, तो इसको फिर बाहर निकाला गया। बाहर निकालने में भी काफ़ी मशक्क़त लगी, क्योंकि अंदर मशीन ने इतनी जगह घेरी थी कि उसको काटने के लिए जाने की जगह बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर गैस कटर जब काम नहीं आए तो लेज़र कटर, प्लाज्मा कटर मंगाए गए देश के दूसरे इलाकों से, उनको हवाई जहाज से लाया गया और यहाँ पर उनका इस्तेमाल हुआ। इसलिए काफ़ी देर हुई मशीन को काटने में, उसके पार्ट्स को काटने में, जो उसके कुछ पार्ट अंदर फंस गए थे मलबे में उनको निकालने में। तो कल रात तक जब ये काम हुआ इन सबको निकालने का, तो उसके बाद फिर जिसको मैनुअल एक तरह से आप माइनिंग कह सकते हैं वो शुरू हुआ। इसको रैट माइनिंग बोला गया, यानी हाथ से आप कुल्हाड़ी, आप फावड़े के ज़रिए या किसी और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप मलबा हटाते जाएंगे और धीरे धीरे 1-1 इंच करके पाइप के लिए जगह बनती रहेगी। तो ऑगर मशीन ने बाद में जो दूसरा काम किया वो पाइप को आगे धकेलने का किया, और जो अंदर मजदूर थे, कुशल मजदूर देश के दूसरे इलाकों से बुलाए गए, वो 1-1 करके धीरे धीरे मिट्टी वहाँ से हटाते रहे, मशीन पाइप्स को आगे पुश करती रही। और जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि पाइप डालने का काम पूरा हो गया। हालांकि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अब से थोड़ी देर पहले जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि अब भी 2 मीटर बाकी है। ये बात सुबह आई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कह चुके हैं कि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। पिछले लगभग 1-1.25 घंटे से पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, तमाम आला अधिकारी सुरंग के अंदर हैं। अभी हमने बात की एक परिचित से, मजदूर की पत्नी से। उनका कहना है कि उन्हें पता लगा जब आखिरी फोन आया था कि 4-5 लोग निकल गए। तो स्थिति क्या है, ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं इसके ठीक पीछे वो स्थिति रियल जो है छुपी हुई है। वहां पर एक मेडिकल कैंप बनाया हुआ है, उस मेडिकल कैंप में सारी तैयारियां हैं। जब लोगों को लाया जाएगा तो वहीं लाया जाएगा। अब ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या 41 लोगों को जब पूरा निकाल लिया जाएगा तब बाहर लाया जाएगा या 1-1 कर उनको वहां लाया जाएगा, ये क्लियर नहीं है। और इस बीच एक नई तस्वीर चिन्यालीसौड़ एयर स्ट्रिप की आ गई। यहाँ पर वायुसेना का जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है चिनूक, वो खड़ा है। इस हेलीकॉप्टर में काफ़ी लोग एक साथ ले जाए जा सकते हैं। तो क्या इन सभी लोगों को यहाँ से सीधे एम्स ऋषिकेश ले जाने की योजना है उनके आगे इलाज के लिए या उनके जो मेडिकल इंतज़ाम है उसके लिए? क्योंकि आज कोई ऐसी मशीनरी आने की बात सुबह से नहीं थी, क्योंकि वर्टिकल जो ड्रिलिंग है उसके लिए दूसरी मशीन पहुंच चुकी थी। वो भी आज वर्टिकल ड्रिलिंग बंद कर दी गई थी। जब इस रास्ते से लगभग हम अंदर पहुंच गए, एनडीआरएफ वाले अंदर पहुंच गए। एक मजदूर ने, आपने देखा, उसने आके बताया कि पाइप पूरा डल गया है और एक ड्रिल हो चुका है एनडीआरएफ के जवानों का। तो ये जो सुरंग का मुहाना है, इसके पीछे की जो तस्वीर है वो अभी सामने नहीं आई है। इस बीच दिल्ली और देहरादून में एक डिफरेंस, एक अंतर दिखा। धामी साहब ने कहा कि पाइप पूरे डल गए हैं, इधर सैयद अता हसनैन ने कहा कि अभी नहीं बने। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ पर जुड़ गई है लक्ष्मी पखीरा, जो मजदूर हैं, सेविक पखीरा उनकी रिश्तेदार हैं। लक्ष्मी जी, शुक्रिया आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला। आपको ये जानकारी मिल गई है कि अब से कुछ देर में निकाला जाएगा सभी मजदूरों को, सभी लोगों को? तो ये अदिति, आप जो तस्वीर देख रहे हैं सुरंग की, जी लक्ष्मी जी, अगर आप हिंदी में थोड़ी बातचीत कर सके तो आपको ये जानकारी मिल गई है कि अब धीरे धीरे सभी लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं? হিন্দিতে বলছে, আমি ভালো বুঝতে পারিনি কি বলবো। বলতে যে ধীরে ধীরে বের করলে সুবিধা হবে, কিভাবে আসবে? কিভাবে আসবে বলতে ধীরে ধীরে উদ্ধারটা করলেই তো ভালো হয়।
এতদিন যখন ছিল 17 দিন, তারপর যত সুরক্ষিত ভাবে ওদের আনা হয় সেটাই তো ভালো। जी, तो यहाँ पर लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে আপনার ছেলের সাথে বাকি যারা রয়েছে তারাও সুস্থ অবস্থায় বেরোয়। হ্যাঁ, 41 জনই সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসুক, সেটাই তো ঈশ্বরের কাছে সবসময় প্রার্থনা করছি। ঠাকুর আছে, ঠাকুরের উপরই আমরা বিশ্বাস করে রেখেছি। बिल्कुल, तो बांग्ला में इस वक्त लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि वो लगातार ठाकुर से प्रार्थना कर रही हैं कि सकुशल बाहर आ जाएं। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं और लक्ष्मी जी हम सब पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द वो सब बाहर आ जाएं और आप अपने परिवार वालों से मिलें। बहुत मुश्किल वक्त रहा है। आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई है लक्ष्मी जी, ये बता दीजिए, और क्या बातचीत हुई है? বলতে টানেলে আটকে পড়ার পর বলতে ভয়েস রেকর্ড পাঠাতো, তারপর ফোনে এমনি একদিন কথা বলেছিল। সেই কথাই, তার মুখের কথা শুনিয়ে মনে হয়েছিল তারা সুরক্ষিতই আছে। আমরা এই জন্য জানাতাম যে উদ্ধার করুক, দেরি হোক, কিন্তু যেন সুরক্ষিত ভাবে তাদের উদ্ধার করা হয়। সবসময় ঠাকুর দক্ষ শ্রমিক 3 জনই এই কাজটাকে সুরক্ষিত ভাবে উদ্ধার করেছি, এটাই আমরা জেনেছি, কিন্তু এখনো সেখান থেকে আমার সেরকম খবর আসেনি। बिल्कुल, तो ये हैं सेविक की माँ है लक्ष्मी जी, जो जिनकी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, और उनको लेकर एक माँ की क्या मनस्थिति हो सकती है हम वो सब समझ सकते हैं। और लक्ष्मी जी वही कह रही हैं कि वो लगातार प्रार्थना कर रही हैं, सिर्फ यही वो प्रार्थना कर रही हैं कि सभी सुरक्षित आ जाएं, उनका बेटा जो है वो भी सुरक्षित आ जाए। लक्ष्मी जी बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला। नौटियाल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर, सुशील जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नौटियाल साहब, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं और एक तरह से राहत महसूस कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक कर लिया गया है और मजदूर बाहर आने वाले हैं सभी 41 लोग, लेकिन वो बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि किस तरह से चूक हुई है उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस परिस्थिति में ये 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, अगर सावधानियां बरती जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। अदिति जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि निष्पक्षता के साथ में, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तमाम एजेंसीज, इन सभी पहलुओं को जिस किस्म से, ये सिर्फ यही नहीं है कि ये किस तरीके से सुरंग का निर्माण किया गया है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि कई जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है उनके ऊपर भी एक रीथिंक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मोटी मोटी बात यह है कि हम पहले ये देखें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना बड़ा जरूरी है, जितने हितधारक उससे प्रभावित होते हैं, कि क्या किसी प्रोजेक्ट की आवश्यकता है या नहीं है। तो पहली बात तो मोटी मोटी बात ही यही है। उदाहरण के तौर पर कई जानकार जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, जो पुराने लोग हैं, उन सभी का यह मानना है कि ये सुरंग जो है ये इस स्थान पर बननी ही नहीं चाहिए थी, और इतनी बड़े जो रिस्क लिए गए हैं 1 घंटे को बचाने के लिए, तो ये एक हमारे सामने उदाहरण है। मैं इसी उदाहरणों की श्रृंखला में आपको 2 और उदाहरण पेश करना चाहूंगा। जो लोग मसूरी से वाकिफ हैं, परिचित हैं, वो जानते होंगे कि मसूरी में जाने के लिए एक तरीके से मोटे मोटे 2 रास्ते हैं। मैं थोड़ा उसको लोकलाइज कर रहा हूँ। एक लाइब्रेरी की तरफ से आप जाते हैं, एक पिक्चर पैलेस की तरफ से जाते हैं। अब ये बात हो रही है पिछले लगभग 6-8 महीने से 1 साल से कि उस लाइब्रेरी के नीचे से एक पूरी सुरंग जो है खोदी जाएगी। अब आप कल्पना करिए कि अगर एक मसूरी शहर के नीचे से एक सुरंग खोदी जाती है, क्योंकि हमें ट्रैफिक को उसको और स्मूथ बनाना है, तो सवाल ये नहीं है कि वो सुरंग ऐसी बनाई जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुरंग बननी चाहिए। इसी के साथ में उत्तराखंड में एक और बात ये हो रही है कि देहरादून और टिहरी शहर को एक सुरंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जो आज 3 या 4 घंटे का रास्ता है उसे 1 घंटा करा जाएगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि इन सवालों पे, ये जो इतने गंभीर प्रश्न है उत्तराखंड के लिए, पिछले 10-15 साल में इस किस्म की खुदाई से, इस किस्म के निर्माण से, इस तमाम किस्म के ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो सड़कों का है, चाहे वो सुरंगों का है, रेल लाइन का है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सिलक्यारा ने खड़ा किया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि मैं बात को समेटूं तो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कि सुरंग कैसे बन रही है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है। तो ये एक पहलू था अदिति जी। मैं एक और बात सुशील बहुगुणा जी की बात से जोड़ना चाहूंगा। अगर हम बिल्कुल अभी की बात पर लौटें, एक अपने 41 भाइयों के ऊपर लौटें, तो एक छोटी सी चिंता जो है वो, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 2:07 पर उनका ट्वीट है,
जहां पर उन्होंने बोला है कि फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। तो ये 2:07 पर उनका ट्वीट था और हमने एनडीटीवी में ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, जो एनडीएमए के मेंबर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, जब उन्होंने कहा कि अभी 2 थोड़ी मिनट सी मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जवाबदेही यहाँ पर तय होनी चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस तरह से ख़तरे में ज़िंदगियाँ ना पड़े। तो तस्वीरें लगातार वहाँ से आ रही हैं और इंतज़ार है कि मज़दूर जो है जल्द से जल्द वो सभी बाहर आ जाएं। तो सभी 41 लोगों के बाहर निकलने का इंतज़ार जो है वो लगातार किया जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं ये 41 लोग जो इस सुरंग में फंसे हुए हैं। और ऐसा ही एक परिवार है, अखिलेश का एक मजदूर है अखिलेश, जिनके घर पर मिर्ज़ापुर यूपी में गांव के लोग जो हैं वो अब जुटने लगे हैं। सारे लोग जो हैं वो टीवी के सामने एकटक नज़र लगा के बैठे हैं और सभी को उस घड़ी, उस खुशी का इंतज़ार है कि कब उनका बेटा इस टनल से बाहर आएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश के पूरे परिवार को उस खुशी का इंतजार है, उस खुशी भरे संदेश का इंतजार है कि कब उनका बेटा आ जाएगा बाहर, टनल से बाहर आ जाएगा। और उसमें बहुत देर भी नहीं है, जल्दी ही उनका बेटा आ जाएगा। सारा परिवार, गांव के लोग भी बाहर जुटे हुए हैं और सारा परिवार टकटकी लगाकर टीवी पर नजर लगाए हुए हैं कि कब वो सुखद सूचना आएगी और वो अपने बेटे से को वापस आने की सुखद सूचना आएगी और वो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखेगी। हम आपको पहले भी उनकी माताजी से, अखिलेश की माताजी से मिलवा चुके हैं, एक बार फिर वो हमारे साथ हैं। माताजी, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लगा था। अब तो जल्दी आ जी है। हाँ। बस आपकी उम्मीद हो, आपका जो पूजा पाठ रहा ओकर असर दिखाता। आपका जो पूरा आपका जो हमार पूरा विश्वास भगवान पर हमेशा से हो रहे से कि भगवान हमारा लड़का सही सलामत लिए हैं और भगवान आपको सुन ली है। हाँ, सुन ले भगवान हमारा। ये तब आप शुरू से कहते रहे कि भगवान पे हमें पूरा भरोसा हो। हमारे साथ गांव की ही उनके बगल के रिश्तेदार है, वो भी हैं, उनकी चाची जी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि कैसा आपका भतीजा आने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुशी है कि हमारा भतीजा आ रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से जल्दी आ जाए, जल्द से जल्द निकल जाए, इससे बढ़कर क्या है हम लोग। अच्छा, उसके बाद जैसे जल्द खुशी मिलेगी आप क्या करेंगे? अरे दीपावली मनाएंगे, पटाखे बुलाएंगे, मिठाई खाएंगे। देखिए ये है खुशी का। चाची जी ने बताया कि अखिलेश की चाची जी ने बताया कि दिवाली जो हमारी बहुत ही फीकी मनी थी, हम वो दिवाली आज हम मनाएंगे, पटाखे भी चलाएंगे और मिठाई भी बांटेंगे। तो पूरा देश इंतजार कर रहा है और ये जो सभी परिवार हैं 41 परिवार, इनकी आज दिवाली होगी जब सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आएंगे।